हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का हल कर रहे थे। सेट नंबर 4 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुंचेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे के पहला क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन क्या देखते हैं। कहा गया है कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ऐसा हमको दिया गया है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। यहाँ पे BC का मध्य बिंदु हम D ले लेते हैं, AC का मध्य बिंदु E लेते हैं। हमको सिद्ध करना है कि DE समांतर BC, ठीक है। बस इतना सा काम हमें करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो आपको दिया है, हमें लिखना होगा कि एक त्रिभुज ABC। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको वही लिख लेना है। बहुत सिंपल सा काम रहेगा। आपको लिख लेना है कि दिया है त्रिभुज ABC में AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E है। सिद्ध करना है DE समांतर BC, ऐसा लिख लेना है। सिद्ध करना है DE समांतर BC, ये लिख लिया आपने। अब उसके बाद आ जाते हैं प्रक्रिया में आगे। कहेंगे कि हमारा जो चूंकि लिख देंगे, चूंकि AB का मध्य बिंदु D तथा AC का मध्य बिंदु E है, इसलिए AD बराबर DE, यानी कि AD बराबर DB, ये मिल जाएगा। उसके बाद हम कह देंगे कि AD अपॉन DB इजगल टू हो रहा है कितना, 1। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। उसके बाद मतलब और साथ में लिखेंगे तथा AC का मध्य बिंदु E है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AE बराबर EC, और यहाँ पे हम निकाल लेंगे AE अपॉन EC बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हमको मिल जाएगा AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। अब भैया बात समझिए, जब दो भुजा मतलब किसी भी त्रिभुज की ऐसे भुजाओं का अनुपात दो, मतलब उनका जो ये अनुपात अगर बराबर हो जाता है तो ये जो बिंदु मिले होते हैं वो समांतर, मतलब ये जो रेखाएं मिली होती हैं वो तीसरी वाली भुजा के समांतर होती है। तो अब यहाँ पे जब हमको यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया तो हम लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम द्वारा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम द्वारा क्या हो जाएगा, DE समांतर BC। और आपको यहाँ पे डिटेल ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि इसकी वजह से अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो समांतर होता है, तो आपको यहीं पे लिख देना है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम द्वारा DE समांतर BC इति सिद्धम, ठीक है। बस हो गया, आपको इतना सा इस क्वेश्चन में डालना था। अगला जो प्रश्न है दूसरे का खा प्रश्न, उसे देखेंगे। कहा गया है यदि सेक 4 थीटा, दूसरे का खा है हमारा, यदि सेक 4 थीटा इजकल टू दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस 20 डिग्री, और हमको यहाँ पे 4 थीटा न्यून कोण बताया जा रहा है और थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसी को कॉसेक के फॉर्म में चेंज करना होगा। लिखना होगा कॉसेक 90 माइनस 4 थीटा, ठीक है, क्योंकि यही तो होता है इसमें। और आगे लिख देना भाई। अच्छा बराबर पहले इधर लिख लेते हैं कॉसेक थीटा माइनस 20 हमने लिख लिया, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है कि भाई ये कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर लिख लेते हूँ मैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा इजक्वल टू सेक थीटा होता है, ऐसा लिख देंगे। उसी वजह से, इसी फॉर्मूले से तो ये बनता है, मतलब ऐसा रहता था ऐसा बनता था, इससे ये भी बन जाएगा। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। 90 माइनस 4 थीटा इजक्वल टू थीटा माइनस 20 हो जाएगा। थीटा किधर भेज देते हैं, 90 को उधर भेज देते हैं। 4 थीटा माइनस थीटा इजक्वल टू माइनस 20 माइनस 90, ठीक है। 90 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। 90 और यहाँ 20 जब जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, मतलब 110। और यहाँ पे माइनस 5 थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, थीटा इजक्वल टू क्या मिल जाएगा, 22 डिग्री मिल जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आई बात समझ के रखना। मैंने उसको बहुत बार पढ़ा है और पूरा बाकायदे पढ़ाया है। अगर आपने देखा है तो आपको अच्छे से याद होगा कि इसमें हमने क्या किया है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज के सवाल है, ठीक है। त्रिकोणमिति का जो परिचय है, पूरा कोणों का जब निकालने लगते हैं त्रिकोणमिति अनुपात,
उसमें से है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है दूसरे का ग नंबर प्रश्न, यहाँ पे हम देखते हैं कि कहा गया है कि ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मारकर 4 समान त्रिज्या वाले समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष वृत्त के तीनों वृत्तों में से 2 को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग अर्थात इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बातों को समझते हैं। यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में 4 गुणते इस जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है वो घटा देंगे। वृत्त के चौथे भाग चतुर्थांश कहते हैं, उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। इसका सब समान है तो चतुर्थांश का घटा देंगे। हालांकि सर्कल पूरा बनाया गया लेकिन हम उसको बनाने की जहमत नहीं उठाएंगे, हमारे पास जगह कम है भाई, तो इस वजह से हम ऐसा बनाएंगे। बट आप अगर एग्जाम में बना रहे हो तो पूरा चित्र बना लीजिएगा, बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, आइए मैं यहाँ पे डायरेक्टली काम करने की कोशिश करूँगा। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको लिख देना होगा। दिए गए चित्र में ABCD वर्ग की भुजा AB बराबर 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बनाए गए समान वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणित चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ऐसा लिख लेना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणित चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इतना सा आपको कर लेना है। वर्ग का क्षेत्रफल 14 स्क्वायर माइनस 4 गुणित चतुर्थांश यानी कि पाई r स्क्वायर, पाई r मतलब 7 स्क्वायर बटे 4। चतुर्थांश तो यही होता है ना। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यही था, पाई r स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ पे हो सकता था हमको a स्क्वायर माइनस 4 गुणित पाई r स्क्वायर बटे 4 लिख लेना चाहिए था, तब यहाँ पे आना चाहिए था। चलिए ठीक है, 4 से 4 को काट देते हैं, 14 हम 196 लिख देते हैं, माइनस 7 7 49 लिख देते हैं, 22 बटे 7 करते हैं और ये 7 गुणित 7 लिख देते हैं। 7 7 49 करने के बजाय 7 दूनी है 14, 7 दूनी 14 1 15 और 196 यहाँ पे है, घटा लेते हैं। 6 में से 4 गया, 2 मिला, 9 में से 5 गया, 4 मिला और 1 में से गया, खत्म हो गया। कितना मिल गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर किसका? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल का। बात समझ में आई होगी कैसे करना है, समझ में आ गया ना? ठीक है, आपने पढ़ा है, आपको समझ में आ रहा है। तो साल भर की मेहनत ही एग्ज़ाम में निकल के आती है, दिखाई देती है, हाँ, समझ में आती है। ठीक है, मज़ेदार रहता है। अगर आप अचानक से तैयारी करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो लगातार तैयारी करते रहें, लगातार पढ़ते रहें, लड़ते रहें और फिर एक दिन बेहतर हो जाता है, रिज़ल्ट बेहतर आता है लगातार पढ़ने की वजह से, लगातार दौड़ने की वजह से। अचानक से छलांग लगाएंगे तो टांग टूट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरे का घ नंबर प्रश्न और इसमें कहा गया है एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं। जो लाल गेंदों की संख्या है वो क्या है? 5 है। कुछ नीली है, तो जो नीले की संख्या है, नीली की संख्या वो x मान लेते हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है तो नीली गेंद प्रायिकता ऑफ ब्लू कह देते हैं और ये प्रायिकता ऑफ रेड कह देते हैं। जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो गुणित 2 कर लेते हैं। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, थैले में नीली गेंदों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने नीली गेंदों की संख्या x मान ली है और हम यहाँ पे कुल गेंदें निकाल लेंगे। कुल गेंदों की संख्या 5 प्लस x हो जाएगा। अगर प्रायिकता निकालें नीली गेंद निकालने की तो जो भी हमारी नीली गेंदों की संख्या उसको ऊपर लिखा जाता है, कुल संख्या को हम नीचे लिखते हैं। 5 प्लस x को बराबर 2 गुणित लाल गेंद की जो प्रायिकता है तो लाल गेंद को ऊपर रखना होता है और उसकी जो कुल संख्या होती है वो 5
प्लस एक्स उसको नीचे रखना होता है। तो ये जो 5 प्लस एक्स है ऐसे ऐसे कट रहा है, कट गया। ये 5 दूनी 10, एक्स बराबर कितना मिल रहा है 10। तो नीली गेंदों की संख्या कितनी हो गई 10 है। बहुत ही सामान्य सरल सी बात रही, बहुत ही आसानी तरीके से, मतलब प्रायिकता बहुत आसान तरीके से आ जाए। अच्छा, इसके जो मुश्किल टर्म है, हालांकि ये सिलेबस से निकाला जा चुका है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर लेता हूँ कि जितनी भी लाल गेंदें हैं, हमको नीली गेंदों को नहीं पता है तो हमने एक्स मान लिया, ठीक है। कुल गेंदों को निकालना ज़रूरी होता है, इन दोनों को जोड़ करके कुल गेंदें निकल गई हैं। अब यहाँ पे प्रायिकता कहाँ है, तो हमने प्रायिकता के लिए पी लगा दिया और यहाँ पे भी प्रायिकता के लिए पी लगा दिया। और इसमें जो समीकरण बनाना होता है तो हमने दो चरों वाला रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण बहुत बनाया है, तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। अब प्रायिकता का जो मूल सूत्र होता है वो क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो नीली गेंदों को अगर निकालना है तो अनुकूल परिणाम x है, कुल कितना है 5 प्लस एक्स है, और लाल वाला 5 बटे 5 प्लस एक्स हो जाएगा। सेम वही बात, अनुकूल बटे कुल। तो यहाँ पे हमने रखा, ये वाला हिस्सा इसके साथ कट रहा था, ज़्यादा एक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसका तिरछा उर्छा कराने की ज़रूरत नहीं है, इससे कट रहा है काट दिया, या फिर इसको ऊपर भेजोगे तब कट जाएगा। 2 पंचे 10 हो रहा है, तो एक्स बराबर कितना मिल गया 10 मिल गया। तो प्रायिकता बहुत ही ज़्यादा आसान है, हालांकि आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आपने चारों क्वेश्चन देख लिया, अच्छे से समझ में आ गया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लागेंगे आगे के क्वेश्चन को, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ठीक रहें, अच्छे से एग्ज़ाम दें और बेहतर प्रदर्शन करके आएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।